नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले धीरे धीरे घट रहे हैं और ये महामारी जल्द से जल्द इस देश से चली जाए, इसके लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है ताकि आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हो, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि आज हर भारतवासी का एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बाद आज उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से प्रदेश में 5 दिन दुकानें और बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। आपको बता दें, सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को आने की इजाजत मिलेगी। निजी दफ्तरों को भी कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा प्रदेश में सब्जी मंडी पहले की तरह ही खुलेंगी, जबकि रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी, जबकि स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 लोगों को जाने की इजाजत होगी और इसके अलावा कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। जिन शहरों में कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन्हें किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। आपको बता दें, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत एक्टिव केस 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं है। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा और इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा ढह गया। 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ यह हाईवे अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो तेज बारिश को नहीं झेल पाया और सड़क के किनारे बनी दीवार के साथ ढह गया। लाइव है ये, लाइव। वहां हाईवे के दूसरी तरफ खड़े एक शख्स ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जिसमें दिखा कि पहले सड़क के किनारे की दीवार टूटकर गिरी और उसके साथ भारी मात्रा में मलबा भी नीचे की तरफ सरक गया। अच्छी बात यह रही कि हाईवे का जो हिस्सा टूटा, उस पर हादसे के वक्त कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। लाइव टूट गया, देखिए कितना भयंकर। हाईवे के टूटने से जो मलबा नीचे गिरा, उसने वहां कई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया। सड़क के टूटने के बाद वहां जमा बारिश का पानी भी तेजी से नीचे की ओर बहता नजर आया। ईटानगर में पिछले कुछ दिनों से काफी बारिश हो रही है और बारिश के पानी की निकासी की सही व्यवस्था का न होना भी इस हादसे की एक बड़ी वजह बताई गई। कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बाद आज उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के टेनेसी में एक विमान हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है। बताया गया कि इस विमान में टार्जन का किरदार निभाने वाले अभिनेता जो लारा भी सवार थे और ये छोटा विमान टेनेसी की एक झील में गिर गया, जिसके बाद यहां बचाव दल का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके लिए मोटरबोट की मदद ली गई और हादसे का शिकार हुए लोगों की झील में तलाश शुरू की गई है। इस दौरान कुछ बचाव कर्मियों को पानी में विमान का मलबा भी तैरता मिला। बचाव के काम में ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई है, तो वहीं हादसे की जांच के लिए झील के आसपास का एरिया सील कर दिया गया है। मुंबई में मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने गए मुख्यमंत्री का बीजेपी ने विरोध किया। वहां मेट्रो की 2 लाइनों पर ट्रायल रन होने का फायदा कुछ महीनों बाद आम जनता को मिलने लगेगा। लेकिन बीजेपी ने कोरोना संकट के बीच मेट्रो लाइनों के ट्रायल रन का जबरदस्त विरोध किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर आधी अधूरी तैयारी के साथ ये कार्यक्रम करने का आरोप लगाया और नारे लगाने लगे। उन्होंने उसी मेट्रो स्टेशन के बाहर काले झंडे दिखाते हुए विरोध किया, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे ने मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। पूरे टीम के साथ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, बाकायदा काले झंडे के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विरोध बढ़ा तो पुलिस ने भी सख्ती दिखाई। उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाना जारी रखा, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गई। ये कार्यक्रम कोरोना से लड़ाई के दौरान हुआ तो बीजेपी ने इस बात पर भी सवाल उठाए और सरकार पर पैसों की बर्बादी करने का आरोप लगा दिया। कोरोना के कारण लोगों के किसी में पैसा नहीं है और तुम राजकीय नौटंकी करने के लिए तुम करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हो। मुंबई में मेट्रो की 2 लाइनों के ट्रायल रन के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें उद्धव ठाकरे और अजीत पवार समेत राज्य के कई मंत्री शामिल हुए। खबर है कि बीजेपी इस बात पर भी नाराज है कि कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहीं बुलाया गया। झारखंड के बोकारो से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां के एसपी के मकान में एक सांप घुस गया, जिसे मुश्किल से पकड़ा जा सका। बताया गया कि वो सांप 6 फीट लंबा था।
जिस पर नजर पड़ते ही सुरक्षा कर्मियों ने सांप पकड़ने में माहिर एक आदमी को वहां बुला लिया, जिसके बाद उस आदमी ने वहां लगे एक पेड़ के तने में मौजूद सुराख से उस सांप को बड़ी मुश्किल से पकड़ा। हालांकि उसके हाथ से वो सांप लगातार भागने की कोशिश करता दिखा, लेकिन उसने उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। बाद में उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक गैस लाइन लीक होने से बीच सड़क पर ऐसी आग भड़की कि 1 दर्जन से ज्यादा घरों को खाली कराना पड़ा और आसपास की कई सड़कों को बंद कर दिया गया। वो तो शुक्र रहा कि इलाके में बारिश हो रही थी, जिस वजह से आग फैल ही नहीं पाई। नहीं तो वहां लाशें बिछने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें बीच सड़क पर धरती फाड़कर आग का ऐसा फव्वारा निकलता नजर आया कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। हवा में करीब 30 फीट तक उठती ऊंची ऊंची लपटें शिकार की तलाश में सुलगती दिखी। दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते रहे, लेकिन धधकती ज्वाला पर कोई असर होता नजर नहीं आया। बल्कि बाद में तो पता चला कि दमकल कर्मियों का मकसद आग बुझाना था ही नहीं। उनकी कोशिश बस ये थी कि आग आसपास न फैले। दुनिया में आग लगने का ये शायद पहला मामला था जहां आग बुझाने की नहीं बल्कि आग सुलगते रहने की कोशिश की जा रही थी। Let it burn, because if that fire goes out, you've got all that gas that's going to run through these neighborhoods. आग जहां भड़की वहां पास में ही सड़क पर बिजली की एक तार भी गिरी दिखी। आशंका जताई जा रही है कि इसी तार की वजह से चिंगारी भड़की, जिसने रिश्ती गैस के साथ मिलकर शोले भड़का दिए। I couldn't even tell you how many calls we got. It was just like countless. 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक आग की लपटें सुलगती रहीं, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्य के मंत्री कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री पर विवादास्पद बयान दे दिया। नरेंद्र मोदी ये झूठ बोलने का काम करता है, कविता नहीं बनवाता है, विनर नहीं बनवाता है, पूरा देश हिंदुस्तान को टूटने का काम कर रहा है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। सरकार ने बताया कि वो अगले 2 दिनों में इस परीक्षा पर फैसला लेगी। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार तक मामले की सुनवाई टाल दी और ये भी पूछा कि अगर परीक्षा होगी तो सरकार इसकी ठोस वजह भी बताए। उत्तर प्रदेश के इटावा में प्रशासन ने निर्देश दिया कि कोरोना का टीका लगवा चुके लोग ही शराब खरीद सकेंगे। वहां शराब के ठेकों के बाहर पोस्टर चिपकाकर इसकी जानकारी भी दी गई। शराब बेचने वालों ने भी बताया कि वो टीका नहीं लगवाने वाले कई लोगों को वापस भेज चुके हैं। ये कह रहे हैं उसी को दारू देना है जो वैक्सीन लगवाएं। हालांकि आबकारी विभाग ने ऐसे किसी भी आदेश से इनकार कर दिया। बताया गया कि ये आदेश इलाके के एसडीएम ने दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक किया जा सके। विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने टिहरी में एक कोरोना केयर सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीपीई किट पहनकर वहां भर्ती मरीजों का हाल जाना और डॉक्टरों से भी बात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से 2 ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन शिलान्यास किया। ये दोनों प्लांट हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कोरोना से जुड़ी कुछ राहत सामग्री भी हिमाचल के लिए भिजवाई। ये सिलेंडर जो जा रहे हैं ये भी वहाँ मानवता के काम में आएंगे। विद्या बालन की फिल्म शेरनी का टीजर जारी कर दिया गया। ये फिल्म बुधवार को ऑनलाइन रिलीज होगी। जंगल कितना भी घना क्यों ना हो, शेरनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। बिहार में यास तूफान के असर से हुई बारिश ने वहां के कई जिलों में मक्के की फसल बर्बाद कर दी। ऐसी ही एक तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सामने आई, जहां कई एकड़ में तैयार हो चुकी मक्के की फसल बारिश की वजह से चौपट हो गई। यास तूफान आया और चला गया, लेकिन उसकी बर्बादियों की निशानियां मुजफ्फरपुर में अभी भी बरकरार हैं। इस बर्बादी के बाद मक्का किसान अब राज्य सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तूफान के कारण पका हुआ फसल को बर्बाद कर दिया। बिहार में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन करने वाला खगड़िया जिला भी इस कहर से नहीं बच पाया। वहां भी कई एकड़ में लगी मक्के की फसल यास की भेंट चढ़ गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और गांदरबल में सुरक्षा बल ने आतंकियों की बड़ी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया। इन इलाकों से जवानों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बरामद हुए हैं, जिसमें पुलवामा से मिला एक ताकतवर बम भी शामिल है, जिसे बम निरोधक दस्ते ने सुनसान जगह पर ले जाकर नष्ट कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस बम को नष्ट किया गया और बताया गया कि सुरक्षा बल को यह बम एक प्लास्टिक के कंटेनर में मिला था।
इसके अलावा गांधरबल जिले में भी सुरक्षा बल को सफलता हाथ लगी। जवानों ने वहां बड़ी संख्या में हथियार और गोलियां बरामद की और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकी संगठन जो है कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में थे और इस कार्रवाई के जरिए जो है उनके मंसूबों पे पानी फेरा गया है। राजस्थान के भरतपुर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 7 फीट लंबे सांप को पकड़ने में वन विभाग के लोगों के पसीने छूट गए। एक कोविड केयर सेंटर के दफ्तर में घुसे धामिन सांप को देखने के बाद उसकी खबर वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वो लोग पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच गए। कुछ ही देर में कमरे में छिपे सांप को काबू में करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। धामिन सांप काफी बड़ा और खतरनाक था, इसलिए टीम का एक सदस्य कमरे में पहले दाखिल हुआ और फिर उसे स्टिक की मदद से पकड़ लिया। इसके बाद सांप को शांत कर बोरे में कैद करने की कवायद शुरू की गई। इसमें थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि वो सांप पूरी तरह काबू में नहीं आ रहा था। हालांकि कुछ ही देर बाद सांप पकड़ने वाली टीम के 2 लोगों ने सावधानी बरतते हुए उसे एक बोरे में बंद कर दिया। धामन है ये और ये कमरे से ऑफिस में से इसका रेस्क्यू किया है, इसको गले में छोड़ेंगे। सांप के पकड़े जाने के बाद वहां दहशत से भरे लोगों ने राहत की सांस ली। कोरोना के कहर के बावजूद देश के कई शहरों में अब भी बाजारों और सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना, गुजरात के भावनगर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोरोना के खतरे को देखते हुए पंजाब में जहां 10 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं, वहीं गुजरात में भी सख्ती बरकरार है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग सुधरने को राजी नहीं दिख रहे। पंजाब के लुधियाना की एक सब्जी मंडी से आई इन तस्वीरों ने तो डरा दिया। वहां सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। मंडी में जिधर भी नजर गई वो लोगों से खचाखच भरी दिखाई दी। तय दूरी तो छोड़िए, वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा। चाहे वो ग्राहक हों या व्यापारी, सभी कोरोना नियमों का मजाक उड़ाते दिखे। तो भाई बेचना पड़ता है हमको भी, रोटी तो खानी है हमने। इस मंडी में मौजूद लोग सब्जी खरीदने के लिए इतने बेसब्र दिखे कि उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। वो एक दूसरे को धक्का मारते हुए मंडी में बेपरवाह घूमते नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद एक महिला तो मास्क पहनने की सलाह देने पर ही भड़क गई। सबके लिए है, एक के हमारे लिए नहीं, सारे के लिए है। गुजरात के भावनगर से भी कुछ ऐसी ही हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ का हाल तो लुधियाना से भी बदतर दिखाई दिया। ये तस्वीरें एक दिन पहले वहां लगे रविवार बाजार की हैं। आलम यह था कि लोग सामान खरीदने के लिए घरों से तो निकले, लेकिन कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो कोई चीज यहाँ नजर ही नहीं आई। हाँ, बाजार में मौजूद ज्यादातर लोग मास्क पहने जरूर दिखाई दिए। योग गुरु रामदेव के एलोपैथी पर लगातार दिए जा रहे बयानों की वजह से विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। अब रामदेव ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें कहा है कि एलोपैथी में सर्जरी और लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, तो 98% बीमारियों का योग और आयुर्वेद में स्थायी समाधान है, इसलिए वो इंटीग्रेटेड पैथी के पक्ष में है। उन्होंने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि वो विवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस पोस्ट से विवाद खत्म होने की जगह और बढ़ गया। आईएमए ने इसे भ्रम फैलाने की कोशिश बताते हुए रामदेव पर तीखा हमला बोला। नया शगुफ्ता पेश कर दिया इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो मैं दोबारा बता दूं, हमारे देश में 3 पद्धतियां हैं। एक आयुर्वेदा है, एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, एक होम्योपैथी है। इस किस्म का भ्रम पैदा करके रामदेव जी अपने आप को रेलेवेंट कर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, ना वो आयुर्वेदिक के स्नातक हैं, ना वो एलोपैथिक के स्नातक हैं। वो एक फिजिकल ट्रेनिंग टीचर हैं, अपनी दवाई कर्नल बेचना चाहते हैं, एक व्यापार कर रहे हैं और जैसा मर्जी कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। तो मेरी आपके मीडियम्स के, आपके चैनल के थ्रू आम दर्शकों को ये आग्रह है, उनकी इस बयानबाजी को ना सुन के आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात ब्रांच की तरफ से रामदेव को एक लीगल नोटिस भेजा गया है। अपने वकील के जरिए भेजे गए इस नोटिस में स्वामी रामदेव से अपने बयानों के लिए माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा आईएमए की तरफ से अहमदाबाद के नवरंगपुरा थाने में अर्जी देते हुए रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग भी की गई है। केंद्र को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अदालत से राहत मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही यह अर्जी दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। They have awarded cost also 1 लाख रुपए का।
बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। इनमें एक 2.5 महीने का बच्चा भी शामिल था जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अस्पताल का दावा है कि बाकी 3 बच्चों को भी गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया था। एकदम क्रिटिकल स्टेज में आए हैं, सब लोगों का उपचार भी हुआ है लेकिन बच नहीं पाए। 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत के मामले में आरजेडी ने राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की। सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक रोकथाम के उपाय करे। वहीं जेडीयू ने दावा किया कि लोगों को इलाज की सुविधा मुहैया करवाने पर उसका पूरा जोर है। राज्य सरकार की यह प्राथमिकता है कि हर किसी को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कई चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन फडणवीस ने इसे आम मुलाकात बताया। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 9 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख की मदद देगी। साथ ही अस्पताल में कोरोना का इलाज करवाने वाले पत्रकारों का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना से बचाव के लिए लोग वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मशहूर दुधेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से पहल की गई। मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया कि 8 जून से मंदिर में दर्शन करने का मौका तभी मिलेगा जब श्रद्धालु ने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज तो ले ही ली हो। इस बात की सूचना देने के लिए मंदिर में जगह जगह नोटिस भी चिपका दिए गए। इस तरीके का पोस्टर मंदिर में जगह जगह यहाँ पर लगाया है और इसमें लिखा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आना आवश्यक है। हालांकि मंदिर के संचालक ने बताया कि कुछ खास परिस्थितियों में कोरोना वैक्सीन लगवाने के नियम से छूट जरूर दी गई है, लेकिन तब 48 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मंदिर में एंट्री मिल पाएगी। प्रमाण पत्र जो इसके पास होगा मोबाइल में दिखाए, ऐसे दिखाए और कम से कम एक जो है वो डोज ले चुका हुआ वही व्यक्ति को प्रवेश यहाँ पर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 8 जून से राज्य के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार कर रही है। उसी के मद्देनजर दुधेश्वर नाथ मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया, जिसका श्रद्धालुओं ने भी स्वागत किया। हाँ, तो सबको लगवाना चाहिए, मुझे भी लगवाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला खुदकुशी के इरादे से पुल पर छलांग लगाने लगी, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो महिला पुल पर चलती हुई पहुंची और फिर रेलिंग से छलांग लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वहां खड़े सीआरपीएफ के एक जवान की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद उसने समझदारी दिखाते हुए उसे नीचे खींच लिया। हालांकि महिला बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती दिखी, लेकिन तभी वहां तैनात दूसरे सुरक्षाकर्मी भी वहां पहुंचे, जिसके बाद महिला को वहां से हटाया गया। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। 4 दिन पहले अलीगढ़ में अवैध शराब के कहर से कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ गई। प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कासगंज से सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक मकान में छिपाकर रखी गई अवैध शराब को नष्ट करते दिखे। छापेमारी का ये सिलसिला जिले के दूसरे इलाकों में भी दिखाई पड़ा। पुलिस की टीम ने अवैध शराब के धंधे को बेनकाब करने के लिए जंगलों की तरफ रुख किया। वहां भी उन्हें कामयाबी मिली और प्लास्टिक के ड्रमों में रखी गई शराब को बहा दिया गया। 14 अपराधियों को पकड़ा गया और 543 लीटर शराब जब्त की गई। एटा जिले में भी पुलिस ने इस अभियान को जारी रखा। पक्की जानकारी पर पुलिस की 2 टीमों ने वहां पर 2 मकानों पर धावा बोल दिया। तलाशी के दौरान उनमें एक मकान से अवैध शराब से भरे कई ड्रम मिले, जिन्हें नाले में बहा दिया गया, जबकि एक दूसरे मकान में अवैध शराब की कई बोतलें बरामद की गईं। एटा के अलग अलग इलाकों में हुई इस कार्रवाई में 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने का खतरा पैदा हो गया, जिसके बाद वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा। वहां एक दिन पहले जंगल में आग लग गई थी, जो तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगी। आग को बढ़ता देख जम्मू कश्मीर पुलिस और वायुसेना को भी मोर्चे पर उतार दिया गया। सामने आई तस्वीरों में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर आग पर पानी की बौछार करता नजर आया। वहीं जमीन पर मौजूद जवान भी आग बुझाने की कोशिश में जुटे नजर आए। आग को आगे बढ़ने से रोका जा सके, इसके लिए जमीन पर मौजूद सूखी घास और पत्तियों को हटाने का काम शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि चीन हिमाचल के साथ लगी अपनी सीमा के इलाकों में तेजी से सड़कें बना रहा है। रोड
की एक्टिविटीज़ उनकी चली है, वो सर्विलांस के लिए वो अपने लिए सुविधाजनक स्थान कहीं तलाश रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी रोड की चली है, जिस पे वो जिस हाइट पर हम हैं उस हाइट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने की इजाजत मिल सकती है। खबर है कि दुबई में आईपीएल के बाकी मैचों के लिए स्टेडियम में दर्शकों को मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि शर्त यही है कि इन सभी दर्शकों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी हो। साथ ही स्टेडियम की क्षमता के हिसाब से 50% से ज्यादा दर्शक नहीं होने चाहिए। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन की वजह से स्कूल बसों और छोटे यात्री वाहनों का टैक्स माफ कर दिया। ये फैसला 1 अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेगा। बिहार में लॉकडाउन 1 हफ्ते यानी 8 जून तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इस दौरान नियमों में थोड़ी ढील दी गई। अब वहां दुकानें सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुल सकेंगी, लेकिन किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी ये डीएम तय करेंगे। कश्मीर में लॉकडाउन खुलने के साथ ही घर घर जाकर टीका लगाने के अभियान की शुरुआत हो गई। कश्मीर घाटी में 18 से 45 साल के सभी लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है, जिसके लिए पहले दुकानदारों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को उनके पास जाकर टीका लगाने का काम शुरू किया गया। ऐसी ही एक तस्वीर बारामूला से सामने आई, जहां प्रशासन की टीम दुकानदारों को वैक्सीन लगाने की तैयारी करती दिखी। आज लॉकडाउन खुल गया, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हर दुकानदार को वैक्सीन लगे। प्रशासन ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हुए टीका लगवाने की अपील की। आप भी सामने आइए और जो वैक्सीन है जो कि इस टाइम पे अवेलेबल है इन अबंडेंस यहाँ पे, उस पे आप कंसंट्रेट कीजिए। गुजरात के पाटण में कांग्रेस विधायक रघु देसाई ने कई गांवों का दौरा किया, लेकिन आरोप है कि इस दौरान उन्होंने मास्क समेत दूसरे कोरोना नियमों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। इसके अलावा बनासकांठा से बीजेपी सांसद परबत भाई पटेल पर भी रोक के बावजूद राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगा। हरियाणा के करनाल में एक आदमी की हत्या पर गुस्साए उसके घर वालों ने शव को थाने के बाहर रखकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर बदमाशों के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया। थोड़ी ही देर में घर वालों का साथ देने के लिए इलाके के कई लोग भी थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। मामला तो कह रहे छत पर दो धका दिया, जो ये बयान देंगे उदार पर कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने की इजाजत मिल सकती है। मुंबई में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आने पर महाराष्ट्र सरकार ने लंबे वक्त से चल रही सख्ती में कुछ ढील देने का फैसला किया है। आज से दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाया गया है। बीएमसी की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे हफ्ते अब जरूरी सेवाओं वाली दुकानें सुबह 7 बजे के दिन के 2 बजे तक खुली रहेंगी। ये दुकानें ऑड इवन तरीके से खोली जाएंगी। शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही खुलने की इजाजत होगी। बीएमसी ने दुकानदारों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और भीड़ न जुटने देने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग दोहराते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। अगर हमारे से अगर वो 5 अगस्त के वो जो उन्होंने कदम उठाए उधर वापस चले जाएं, फिर बिल्कुल हो सकती है बात, और फिर हम कश्मीर का मसला एक रोड मैप भी ला सकते हैं और हल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ शहरों में मौसम ने ऐसी करवट ली कि गर्मी के मौसम में पारा तो लुढ़का, लेकिन उसके साथ ही कहीं तेज बारिश और ताकतवर हवाओं ने लाखों का नुकसान कर दिया, तो कहीं आंधी ने परेशानी खड़ी कर दी। जिसकी अमृतसर से आई तस्वीरों में हवा के साथ उड़ी धूल ने लोगों का बाहर चलना तो दूर, सांस लेना तक मुश्किल कर दिया। हवा में इतनी धूल मिट्टी मिल गई कि सामने साफ साफ दिखना बंद हो गया। अटारी चेकपोस्ट पर तो आंधी ने बीएसएफ के भारी भारी बैरिकेड तक औंधे मुंह गिरा दिए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी मौसम तुनक मिजाज नजर आया। दोपहर में धूप खिली थी, लेकिन शाम होते होते हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली और तेज चमकता सूरज काले बादलों से घिर गया। नतीजा ये हुआ कि उजाले में ही बारिश होने लगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 3 दिन तक पंजाब और हरियाणा में बारिश हो सकती है। वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बादल खूब बरसे, वादियों में कोहरा सा छा गया। मौसम सुहाना तो हुआ, लेकिन साथ में आफत भी लेकर आया। बारिश के साथ तेज हवाओं ने पेड़ों को झकझोर कर रख दिया। इससे हुआ ये कि पेड़ उखड़कर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर जा गिरे और उनका कचूमर निकाल दिया। आज से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से प्रदेश में राशन, दूध, सब्जी कॉलोनियों में दुकानें खोली जा सकेंगी। धार्मिक स्थल में एक बार से 4 से ज्यादा लोगों के जाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत होगी।
जरूरी सेवाओं के दफ्तरों को छोड़कर दूसरे सरकारी दफ्तरों में 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी, तो वहीं ऑटो में 2 और निजी कार में 3 लोगों को सफर करने की इजाजत होगी। प्रदेश में किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा और इसके अलावा पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। यूपी के फतेहपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली का हुक टूट जाने से ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की एक ही डोज पर जल्द फैसला हो सकता है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि आने वाले वक्त में कोविशील्ड की एक ही डोज के इस्तेमाल किए जाने पर चर्चा चल रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इस वैक्सीन की एक ही डोज वायरस से लड़ने में प्रभावी है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक लाइट और कोविशील्ड एक ही तरह की प्रक्रिया से बनी, जिनमें जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट एक ही डोज की वैक्सीन, जबकि कोविशील्ड की 2 डोज देश में लोगों को लगाई जा रही है। यही वजह है कि कोविशील्ड वैक्सीन की सिंगल डोज को लेकर यह चर्चा चल रही है। इसके अलावा खबर है कि महीने भर के भीतर वैक्सीन मिक्सिंग यानी अलग अलग टीके की 2 डोज पर रिसर्च शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे करीब 2.5 महीने में आने की उम्मीद है। यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक दुल्हन ने अपनी शादी की खुशी में खुलेआम फायरिंग की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दुल्हन जयमाला से पहले हवा में गोली चलाती दिखाई दी। इससे पहले वो अपने करीबियों के साथ मंच के पास पहुंची, जिसके बाद दूल्हे ने उसके बाएं हाथ को थाम लिया। इसी बीच दुल्हन ने अपने दाएं हाथ से पिस्तौल लहराते हुए हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद दुल्हन दूल्हे के साथ मंच पर चढ़ गई और शादी की बाकी रस्मों को उसने अदा किया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच सरकार के विरोधी और समर्थक आमने सामने आ गए। राजधानी बोगोता में दोनों पक्ष नाकाबंदी के मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरे और एक दूसरे पर आग बबूला होते नजर आए। इस दौरान सरकार का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग काले कपड़े पहने थे, तो वहीं समर्थन में पहुंचे लोग सफेद कपड़ों में थे। कोलंबिया के झंडे थामे दोनों पक्षों में काफी देर तक जबानी जंग जारी रही और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर बुरी तरह बरसते नजर आए। पोस्टर और बैनर पकड़े पुलिस और प्रशासन के हिमायती जोर शोर से नारेबाजी करते दिखे और इन लोगों ने वहां छिड़े आंदोलन की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानी का हवाला दिया। सरकार विरोधी आंदोलन से परेशान कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी काली शहर का दौरा किया और आंदोलन का केंद्र बने इस शहर में सुरक्षा बढ़ाने के ऐलान के साथ हालात जल्द सामान्य होने का वादा किया। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। 12वीं की परीक्षा को लेकर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई की तरफ से अहम फैसला लिया जा सकता है। इन परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से कल ही अदालत को बताया गया था कि जल्द ही इस संबंध में फैसला ले लिया जाएगा। सीबीएसई और CICE यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की लगातार मांग की जा रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर कल सुनवाई हुई थी। गुजरात के वडोदरा में एक वाटर पार्क में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पुलिस ने छापा मारा। राज्य में कोरोना की वजह से वाटर पार्क खोलने पर पाबंदी है। आरोप है कि इसके बावजूद उसे बिना इजाजत के खोल दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम ने उस वाटर पार्क पर एक्शन लिया। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो वहां अच्छी खासी तादाद में लोग गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे थे। इन लोगों में बच्चे भी शामिल दिखे, जिनके लिए पानी एक खेल बन गया। भगदड़ तब मची जब इन लोगों की नजर पुलिस वालों पर पड़ी। पुलिस को देखते ही वो घबरा गए। पुलिस वालों ने उन्हें वहां से जाने की हिदायत दी, जिसके बाद वो वाटर पार्क कुछ ही देर में खाली हो गया। स्विमिंग पूल नो મોજ માણી રહ્યા હતા એ 30 સહેલાણીઓની ધરપકડ કરી હતી। लोगों को भेजने के बाद पुलिस का डंडा उस वाटर पार्क के मालिकों पर चला। पुलिस वालों ने कोरोना निर्देश तोड़ने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ थाने ले गए।
पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को दूर करने के लिए बनी कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी के सामने आज नवजोत सिंह सिद्धू पेश होंगे। कल दिल्ली में 25 विधायकों और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ 3 सदस्यों वाली केंद्रीय कमेटी ने वॉर रूम में मंथन किया। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज नवजोत सिंह सिद्धू कमेटी के सामने पेश होंगे। माना जा रहा है गुरुवार या शुक्रवार को अमरिंदर सिंह भी कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं। 28 लोग मिले, जिनमें पीसीसी प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर लीडर्स हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि सब ने उत्साहपूर्ण बात कही और सब ने एक बात कही कि हम चुनाव में लौट रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अपोजिशन बिल्कुल छितराया हुआ, टूटा हुआ है। हाँ, एक बात पर सब ने जोर दिया कि पार्टी में एकता बनी रहे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नदी में शव फेंके जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर की राप्ती नदी में शव फेंकने का एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने जानकारी दी कि यह वीडियो 29 मई का है, जिसमें 2 लोग एक शव को लेकर पुल पर खड़े दिखे थे। इन लोगों में एक ने तो पीपीई किट पहनी हुई थी। ये वीडियो किसी शख्स ने पुल से गुजरते वक्त बनाया। एक तो नहीं शायद। ओ भाई साहब। गाड़ी के अंदर बैठे हुए उस शख्स ने जब दूर से 2 लोगों को एक शव लेकर खड़े देखा तो वो चौंक गया। पीपीई किट पहने आदमी को देखकर तो उसे इस बात का अंदाजा भी लग गया कि शव किसी कोरोना मरीज का है। इसीलिए उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और राप्ती नदी में शव फेंकने की तैयारी करते 2 लोगों का वीडियो बना लिया। शीशा खोल लो ना। 2 दिन पुराना ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ये जानकारी भी आ गई कि शव कोरोना मरीज का था, जिसे उसके परिवार वालों को सौंपा गया था। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। इस मामले में केस भी दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में मृतक के रिश्तेदार और एक सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि घाट पर काम करने वाले कर्मचारी की तलाश की जा रही है। लखनऊ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर सब्जी बेच रहे कुछ दुकानदारों ने हमला कर दिया। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ दुकानदार पुलिस वालों से भिड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सब्जियों की खाली टोकरियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए पुलिस वालों की पिटाई की, जिससे पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि इस मारपीट के बाद एक दुकानदार अपने सब्जी के ठेले को वहां से ले जाता हुआ नजर आया। तेजी से बूढ़ी होती अपनी जनसंख्या को देखते हुए चीन ने फैमिली प्लानिंग की नीति में बड़ा बदलाव किया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अब चीन में हर जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की छूट होगी, क्योंकि अब तक वहां दंपति 2 बच्चों को ही जन्म दे सकते हैं, और 2016 से पहले तो वहां दशकों तक सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत थी। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए बच्चे पैदा करने की सीमा तय की थी, लेकिन वहां के शहरों में बच्चे के पालन पोषण पर होने वाले भारी खर्च की वजह से लोग अब खुद ही बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। हाल ये हो गया कि इसी महीने की शुरुआत में चीन की जनगणना के जो आंकड़े सामने आए, उनसे पता चला कि बीते दशक में चीन की आबादी 1950 के दशक के बाद सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ी है। इसी के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां 3 बच्चे पैदा करने की छूट देने के फैसले पर मोहर लग गई। एलोपैथी और आयुर्वेद को मिलाकर इंटीग्रेटेड पैथी बनाने की स्वामी रामदेव की फेसबुक पोस्ट पर टकराव और बढ़ गया है। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। रामदेव की एलोपैथी को लेकर लगातार की जा रही बयानबाजी से नाराज डॉक्टरों ने आज देश भर में ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। ब्लैक डे मनाने का फैसला फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया यानी फोडा ने किया है। डॉक्टरों के इस प्रदर्शन को आईएमए ने भी समर्थन दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस देश में करीब 10,000 डॉक्टर आज विरोध के रूप में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। डॉक्टरों की तरफ से साफ किया गया कि उनका यह विरोध प्रदर्शन आयुर्वेद के खिलाफ नहीं, बल्कि वो रामदेव के बयानों को लेकर ब्लैक डे मना रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में ही करीब 12 बड़े अस्पतालों के डॉक्टर आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। ब्लैक डे प्रोटेस्ट आयुर्वेद के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये ब्लैक डे प्रोटेस्ट रामदेव जी के खिलाफ है, जिन्होंने हमारे मेडिकल फर्टिलिटी का भद्दा मजाक बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश से लगभग 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे
और इसे सक्सेसफुल बनाएंगे ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जाए और रामदेव जी को एहसास हो कि उन्होंने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने पर सियासी घमासान छिड़ गया। हरियाणा के सीएम के दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर पर दिए बयान पर जबानी जंग छिड़ गई, क्योंकि एक दिन पहले खट्टर ने दिल्ली सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने को ड्रामा बता दिया था और सलाह दी थी कि वो धीरे धीरे टीका लगाएं। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद केजरीवाल ने पलटवार किया और तर्क दिया कि वो जो कर रहे हैं वो लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की जान बचेगी, तो अपने को तो जल्दी जल्दी लगानी चाहिए, इसमें गलती क्या है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने श्रीनगर और बारामूला समेत कई इलाकों में करीब 1,500 जरूरतमंदों को खाने पीने की चीजें बांटी। इस दौरान मदद पाने वालों में ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपनों को खोया। जफर इस्लाम बीजेपी के सेवा ही संगठन अभियान के तहत इस मुश्किल वक्त में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आर्मी के साथ और एक NGO के साथ मिलकर हमने आज राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। जो 5 गाँव में गए, पटन में गए। दिल्ली और मणिपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में एक डॉक्टर को पकड़ लिया। पुलिस ने दिल्ली के महारानी बाग इलाके से इस आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए डॉक्टर पर क्लाइमेट चेंज के नाम पर देश विदेश से मिले फंड को हड़पने का आरोप लगा। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने 11 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने मुफ्त वैक्सीन के मुद्दे पर एकजुट होकर केंद्र से बात करने का सुझाव दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली ढेर हो गई। मारी गई इस नक्सली के पास से काफी हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए। कई राज्यों में 1 जून से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का रुख किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ है, जो एक बार फिर रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। दिल्ली में 1 जून से फैक्ट्री खुल रही हैं और निर्माण का काम भी शुरू हो रहा है। तो वहीं पंजाब में धान की खेती शुरू हो जाने से बड़ी संख्या में मजदूर वहां पहुंचने के लिए ट्रेन से रवाना हो गए हैं। तो वहीं MP में भी 1 जून यानी आज से कई ढील दी जा रही है। काम करने के लिए कहाँ? लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ? वहाँ क्या काम होता है? क्या काम करते हैं? कंपनी में रहते हैं। यहाँ काम नहीं? यहाँ पर काम नहीं है। जा रहे हैं कमाने के लिए, शादी ब्याह हो गया, दे पर कर्जा है। यहाँ भी तो कमा सकते थे। तो यहाँ काम नहीं है, क्या काम करेंगे बताइए? काम नहीं है? नहीं। प्रशासन तो करता है कि बहुत काम दे रहा है। बताइए, हमको दीजिए, हम करेंगे। यहाँ में पैसा के मजबूरी से जा रहे हैं कमाने। यहाँ नहीं कमाइएगा? नहीं मिल रहा है यहाँ का। कब आए थे? हो गया 1 महीना आया हुआ। 1 महीना लॉकडाउन में आए थे? हाँ, लॉकडाउन में। फिर जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। बिहार में देखे आज तक मजदूरी को मजदूर किया नहीं जाता है भक्ता। तो कहती है कि काम हो रहा। काम कहाँ कुछ हो रहा है, देख रहे हैं। अगर ऐसा रहता तो कम से कम 100 में से 50% तो काम करते मजदूर यहाँ। PNB बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की अफ्रीकी देश डोमिनिका जाने की वजह सामने आई है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एंटीगा से डोमिनिका गए थे। मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड डोमिनिका में एक मॉडल है, जिनमें मिलने के लिए मेहुल ने यह कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक मेहुल पानी के जहाज के जरिए एंटीगा से डोमिनिका पहुंचे थे। हालांकि बाद में डोमिनिका की पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से देश में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। मेहुल चोकसी की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें वो अपनी चोट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने वहां की पुलिस पर अवैध रूप से बंदी बनाने का केस भी कोर्ट में दायर किया है। हरियाणा के करनाल में ऑक्सीजन और बेड के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बर्तन बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य की खट्टर सरकार वहां कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। जिसके विरोध में कांग्रेस के ये कार्यकर्ता जिला सचिवालय के सामने इकट्ठा हुए और थाली ताली बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ताली और थाली बजाने में पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रही। इस दौरान इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से वहां के हालात बद से बदतर हो गए। हमारे हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए, तो सीएम कहीं नजर नहीं आए। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राज्यपाल के नाम SDM को एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
राजस्थान में 2 जून से लोगों को लॉकडाउन में कुछ राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को छूट मिलेगी। इसके साथ ही खाने पीने के सामान और किराना की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। इतना ही नहीं, बेकरी और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा लोगों को रात 10 बजे तक रहेगी। और वहीं राज्य में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। केंद्र से जारी विवाद के बीच बंगाल के मुख्य सचिव रिटायर हो गए। वो अब ममता बनर्जी के सलाहकार बन गए हैं। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र से चिट्ठी आई थी कि अलपन बंद्योपाध्याय को सुबह 10 बजे दिल्ली में रिपोर्ट करना, लेकिन इसी बीच वो रिटायर हो गए और बंगाल के मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए। इससे पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की कि बंगाल के मुख्य सचिव के दिल्ली तबादले पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने खत में यह भी लिखा था कि कोरोना और तूफान के बाद के हालात से निपटने के लिए अलपन को वहां रहना जरूरी है। यही नहीं, ममता ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया कि 24 मई को उन्हें नौकरी में 3 महीने का एक्सटेंशन मिला और 28 मई को उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इस बीच खबर है कि दिल्ली रिपोर्ट नहीं करने पर केंद्र सरकार अलपन पर सख्ती करने के मूड में है और चार्जशीट भेजकर उन पर कार्रवाई करने वाली है। अलपन पर मची उठापटक के बीच हरे कृष्ण द्विवेदी बंगाल के नए मुख्य सचिव बना दिए गए। जयपुर में पुलिस की मौजूदगी में लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर जनाजे में जुटे कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वहां एक धर्मगुरु की मौत के बाद उनको अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और जनाजे को कंधा देते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ चले। पुलिस वालों के रहते शहर की सड़कों पर होकर लोगों का ये हुजूम गुजरा। कुछ इलाकों में तो भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़कों पर पांव रखने तक की जगह नहीं बची। वहां लागू लॉकडाउन का उन्होंने जरा भी ख्याल नहीं रखा। गलियों और चौराहों पर तो जनाजे को कंधा देने की होड़ सी मच गई। कोरोना के सारे नियम कायदे को ताक पर रखकर लोग इस रस्म को अदा करने पर तुल गए। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, वहां मौजूद कई लोगों ने मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा और जब पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो लोग उनसे ही उलझ पड़े। इसके बाद किसी तरह मामले को शांत किया गया। बताया गया कि इस जनाजे में इलाके के 2 विधायक भी शामिल हुए। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले से जुड़े कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। योग गुरु रामदेव के आरोपों के विरोध में डॉक्टरों की एक संस्था ने कल काला दिवस मनाने का भी ऐलान किया। न्यूज 18 से बातचीत में स्वामी रामदेव ने अस्पतालों और दवा कंपनियों पर खतरनाक गठजोड़ का आरोप लगाया। गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी जो है टेस्ट और ये करके 5 से 25 लाख रुपए का जो बिल बनाने का चक्रव्यूह है। डॉक्टरों पर दिए उनके पुराने बयान के विरोध में अड़ी आईएमए की वैधता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जबकि रेजिडेंट डॉक्टरों का संगठन फोडा अब भी उनके विरोध में ब्लैक डे मनाने पर अड़ा है। 1 जून को हम ब्लैक डे प्रोटेस्ट करेंगे। ब्लैक डे प्रोटेस्ट का हमने इसलिए सोचा क्योंकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ पर हैरानी जताई। इस पर उन्होंने सभी से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी और ऐसा न होने पर सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। सिंगापुर में जल्द स्कूली बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वहां की सरकार ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट युवाओं को ज्यादा अपना शिकार बना रहा है, इसलिए अब वहां 12 साल से ऊपर के बच्चों को यह टीका लगाया जाएगा। यूपी सरकार ने फैसला लिया कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से जिन कर्मचारियों की मौत हुई उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा उन बच्चों को 4,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे जिन्होंने कोरोना से अपने माता पिता या फिर कमाने वाले सदस्य को खोया। दिल्ली की मॉरिस नगर पुलिस ने एक कार से करीब 60 लाख की हेरोइन बरामद की। इस मामले में पुलिस ने एक आदमी और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुंबई महानगर पालिका के विदेश जाने वाले छात्रों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने के फैसले पर विवाद हो गया। बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाया। पर जो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने कौन सा गुनाह किया, उन्हें कब मिलेगा वैक्सीनेशन? कांग्रेस के एक विधायक ने भी इस पर ऐतराज जताया। मगर जो हमारी भारतीय स्टूडेंट्स है जो अब्रॉड नहीं जा रहे हैं उन पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि विदेश में पढ़ने वाले छात्र इस फैसले से खुश दिखे। अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट बिकॉज हम लोग काफी दिन से यही परेशानी में थे।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां नाले में फंसी एक विशालकाय छिपकली की जान बचा ली गई। ये छिपकली मॉनिटर लिजर्ड्स प्रजाति की थी और कई दिनों से एक नाले में फंसी हुई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके में स्नेक मैन के नाम से मशहूर सत्यम वहां पहुंचे और उन्होंने उसको निकालने की कोशिश शुरू की। इस काम में खुदाई करने वाली एक मशीन को भी लगाया गया और काफी देर की कोशिश के बाद करीब 2 मीटर लंबी इस विशालकाय छिपकली को नाले से बाहर निकाल लिया गया और उसे वन विभाग के कर्मचारियों को सौंप दिया गया। इस बड़ी छिपकली की वजह से इलाके के लोग पिछले कुछ दिनों से काफी दहशत में थे। महाराष्ट्र के पालघर में टाउटे तूफान की वजह से समुद्र में फंसे जहाज से डीजल निकालने का काम 12 दिन बाद भी जारी है। 18 मई को आए ताकतवर तूफान की वजह से यह जहाज समुद्र में एक चट्टान से टकरा गया और उसके बाद जहाज से समुद्र में तेल का रिसाव भी शुरू हो गया था। हालांकि कोस्ट गार्ड और बाकी एजेंसियों की मदद से तेल के रिसाव को रोक दिया गया, लेकिन तब तक जहाज पर लदा डीजल काफी मात्रा में समुद्र के पानी में फैल चुका था। आसपास के इलाके में पूरी तरीके से ऑयल फैल चुका है, जिसके कारण यहाँ के मछुआरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बताया गया कि उस जहाज पर करीब 80,000 लीटर डीजल लदा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई। जहाज पर लदे डीजल को निकालने के लिए वहां समुद्र के किनारे बड़े बड़े कंटेनर भी रखे नजर आए। आसपास के इलाके में कितना दूर तक ये ऑयल फैला हुआ है? बहुत दूर तक है, इस गांव से उस गांव तक। 18 मई को आए तूफान के वक्त इस जहाज पर 137 लोग सवार थे, जिन्हें कोस्ट गार्ड और नौसेना ने सुरक्षित बचा लिया था। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाया जा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान में एक स्वतंत्र पत्रकार पर जानलेवा हमले के बाद न्यूज एंकर हामिद मीर का टीवी शो भी रोक दिया गया। सरकार के दबाव में जियो न्यूज ने हामिद मीर को छुट्टी पर भेज दिया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के लिए काम करने वाले पत्रकार हामिद मीर इन दिनों एक दूसरे पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक रैली का भी नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान सरकार और सेना के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।